हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में। आज लाए हैं हम आपके लिए फिर से एक मज़ेदार वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 सत्ता के नए केंद्र न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में। यह टॉपिक हमारी क्लास 12th का है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे, जो हमारे प्री बोर्ड CBSE सैम्पल पेपर और कई सैम्पल पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे आने वाली बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सत्ता के नए केंद्र न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम आज की वीडियो अपने आज के शुभ विचार के साथ शुरू करेंगे। तो हमारे आज का शुभ विचार यह है कि मेहनत इतनी शांति से करें कि सफलता शोर मचा दे। यानी हमें मेहनत इतनी शांति से करनी चाहिए कि हमारी सफलता शोर मचा दे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर, अपने मुख्य टॉपिक की। सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हमें समझना होगा शीत युद्ध के दौर के बारे में, जिसमें प्राय विश्व पटल पर दो महाशक्तियां उभरकर सामने USA और USSR, जिनमें से सोवियत संघ के विघटन के बाद प्राय विश्व में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची थी, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम USA भी कहते हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व को सीमित करने के लिए कुछ देशों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ। उन्हीं को सत्ता के नए केंद्र कहा जाता है, जिसमें 4 संगठन और 4 देश शामिल हैं, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे। हमारा दूसरा प्रश्न है, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप को दी गई आर्थिक सहायता थी, जिसने यूरोपीय संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये उत्तर भी दिया है प्रश्न के साथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमारा तीसरा प्रश्न है कि क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए और यह क्यों बनाए गए थे, समझाइए। क्षेत्रीय संगठन जो इस समय विश्व पटल पर विभिन्न समूह और देश जैसे यूरोपीय संघ और सार्क, ब्रिक्स उभर कर सामने आ रहे थे, वही क्षेत्रीय संगठन थे। और यह अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए इनका गठन किया गया था विश्व के अलग अलग हिस्सों पर। इसकी पूरी डेफिनेशन होगी कि क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के समुदायों की एक संधि है, जो निश्चित क्षेत्र के भीतर हो तथा उन देशों की सम्मिलित हित हो जिनका प्रयोजन उस क्षेत्र के संबंध में आक्रामक कार्यवाही न हो। हमारा चौथा प्रश्न है कि उन 4 संगठनों और 4 देशों के नाम बताइए जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर कर आए। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 संगठन थे सोवियत संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स, और 4 देश थे भारत, रूस, चीन और इजराइल। हमें इन संगठनों का कब निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, इनके उद्देश्य क्या हैं और इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा 5वां प्रश्न है, आसियान का पूर्ण रूप लिखिए। इस प्रश्न में हमें आसियान का पूर्ण रूप बताने हैं, तो हम इसमें बताएंगे कि आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ।
हमारा छठा क्वेश्चन है, ब्रिक्स और ब्रिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ब्रिक्स और ब्रिक दोनों ही एक क्षेत्रीय संगठन है। बस अंतर इतना है कि ब्रिक्स में 5 सदस्य देश शामिल हैं और ब्रिक में 4 सदस्य देश शामिल हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं और ब्रिक में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन शामिल हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न का पूर्ण रूप लिखिए। पहला है आसियान, दूसरा है EU, तीसरा है ब्रिक्स और चौथा है सार्क। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारा 8वां प्रश्न है कि आसियान के संस्थापक देशों तथा अन्य देशों के नाम बताइए। इस प्रश्न में हम आसियान के 5 संस्थापक देशों और 5 अन्य देश जो बाद में आसियान में शामिल हो गए थे, यानी कि 10 देशों के नाम बताएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में आसियान की स्थापना की। और आसियान के अन्य 5 सदस्य देश हैं ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया। यह देश बाद में शामिल हुए थे आसियान में। तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं जो हमारे पेपर में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में 2 नंबर में पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से। तो पहला प्रश्न है, जैसे 1970 के दशक में चीन ने कौन से 2 नीतिगत निर्णय लिए थे, बताइए। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे, इसे बताएं। तीसरा प्रश्न है, चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी। दक्षेस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दक्षेस सार्क को ही कहते हैं। अब करेंगे हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो हमारा 9वां प्रश्न है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं, आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका तीसरा पॉइंट है कि इसी के मद्देनज़र आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। और चौथा इसका पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की गई हैं। इसे ही आसियान विज़न 2020 कहा गया है। आसियान विज़न यह एक सम्मेलन ही है जिसके द्वारा आसियान की भूमिका को बढ़ाने के लिए मुख्य बातों का ध्यान रखा गया था। अब हमारा 10वां प्रश्न है कि इजराइल की राजनीति और भारत की राजनीतिक दशा पर संक्षिप्त नोट लिखिए। इसमें हमें इजराइल की राजनीति और भारत की राजनीति के बारे में बताना। इजराइल की राजनीति विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समान प्रतिबिंबित इजराइल अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के मामले तथा रक्षा तथा गुप्तचर के मामले में तेजी से उदित होता हुआ एक देश है। अब हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि पश्चिम एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य स्थित इजराइल अपनी अदृश्य क्षमता, रक्षा कौशल, नवाचार के विकास के कारण वैश्विक राजनीति की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत के मार्गदर्शक से एक सूक्ष्म यहूदी सियोनवादी राष्ट्र अर्थात इजराइल समकालीन वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अरब प्रभुत्वशील पश्चिमी एशियाई राजनीति में एक विशिष्ट राजनीतिक भूमिका का निर्वहन करता है।
अब बताएंगे हम भारत की राजनीतिक दशा के बारे में। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। भारत विश्व में तेज़ी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसने वैश्विक राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि 21वीं सदी में भारत को एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और यह 135 करोड़ आबादी वाला तथा धर्मनिरपेक्ष देश जिसमें किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता तथा राजनीति और लोकतंत्र का बहुत सम्मान करता है। हमारा 11वां प्रश्न है, यह एक कार्टून आधारित प्रश्न है जो बुक में साइकिल वाला कार्टून दे रखा है उससे रिलेटेड है यह प्रश्न। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दिए गए कार्टून से क्या संदेश दिया जा रहा है और दूसरा प्रश्न है कि साइकिल के दोनों पहिए क्या दर्शाते हैं। तो चलो जानते हैं अब इन प्रश्नों के उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि इस कार्टून के माध्यम से चीनी अर्थव्यवस्था में हो रही उन्नति को दर्शाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ। और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि साइकिल का एक पहिया समाजवाद का प्रतीक है तथा दूसरा पहिया पूंजीवाद का प्रतीक है। और यह बता रहे हैं कि चीन ने कैसे अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे करके अपनी अर्थव्यवस्था की बहाली की और अपने देश में आर्थिक सुधारों को लागू कर एक विकसित देश बन गया और सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। यह कार्टून आधारित प्रश्न था। हमारे एग्ज़ाम में इस जगह एक मानचित्र आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम 5 अंक के प्रश्नों की ओर। तो हमारा अब 12वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें हमें कि यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन है, तो ये एक प्रभावी संगठन क्यों है, इसके कुछ पॉइंट बताने हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुई, ये एक बहुत प्रभावशाली संगठन बन चुका है और निम्नलिखित बिंदु इसकी प्रभावशाली भूमिका का वर्णन करते हैं। इसको प्रभावी बनाने वाले कार्यों में सबसे प्रमुख कारण यह है कि इसकी अपनी मुद्रा, अपना दिवस, अपना गान तथा अपना झंडा है। और दूसरा पॉइंट यह होगा कि इसके 2 सदस्य देश फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और परमाणु शक्ति संपन्न देश इन्हें माना गया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि 2005 में इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी अधिक था, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनाता है। चौथा पॉइंट होगा कि विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है और इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनी हुई है। और हमारा 5वां पॉइंट होगा कि अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। अब हमारा 13वां प्रश्न है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके बारे में लिखिए। इसमें हमें बताना है कि आसियान के मुख्य 3 स्तंभ कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है। आसियान समुदाय जिसकी स्थापना 1967 में 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही की। इसमें 3 स्तंभ हैं जो इसे एक प्रभावशाली संगठन बनाते हैं। इन तीनों स्तंभों की स्थापना 2003 में की गई और इनकी परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला स्तंभ है हमारा आसियान सुरक्षा समुदाय। इसकी परिभाषा है कि इस समुदाय का कार्य यह है कि आसियान में सम्मिलित देशों के आंतरिक मुद्दों को प्राय बिना टकराव के सिर्फ वाद विवाद और शांति से ही हल कर लेना, इन्हें सेना तक न पहुंचने देना।
आसियान आर्थिक समुदाय यह इसका दूसरा स्तंभ है। इसका उद्देश्य है कि आसियान के देशों को साझा बाजार तथा व्यापार आधार प्रदान करना, ताकि वह शेष विश्व के साथ व्यापार करने में सक्षम हो सके। अब है हमारा तीसरा स्तंभ, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य शिक्षा को आगे बढ़ाना, उसे प्राथमिकता देना तथा मानव संसाधनों का विकास और उसमें निवेश को बढ़ावा देना और समाज कल्याण वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। अब हमारा 14वां प्रश्न है कि चीन तथा भारत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? कोई 3 तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हमें इसमें चीन और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि वह कैसे शेष विश्व में अपनी एक उदीयमान शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। हाँ, हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि चीन और भारत वर्तमान में बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इन दोनों देशों की स्वतंत्रता का समय लगभग समान ही था। चीन 1949 में चीनी क्रांति तथा भारत 1947 के बाद अस्तित्व में आया और फिर बाद में इन दोनों देशों ने ही एक साथ अपने आर्थिक सुधार लागू किए। थोड़ा थोड़ा समय का गैप था, लेकिन जो भी कार्य किए एक साथ ही किए और इनकी स्वतंत्रता में भी ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इस तरह से ये महाशक्ति बने। अब हम इसका दूसरा पॉइंट जानेंगे। इन दोनों देशों ने प्राय अपने आर्थिक सामाजिक सुधारों को एक साथ ही लागू किया। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को भी अपनी अपनी तरक्की का रास्ता बनाया। हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि प्राय दोनों देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियां अपनाई तथा अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोला। इन तीनों नीतियों को हम प्राय नई आर्थिक नीति में शामिल करते हैं और इन्हें नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। अब हमारा 15वां प्रश्न है कि ब्रिक्स के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसे हम नई विकास बैंक भी कहते हैं, 2009 में 5 सदस्य देशों द्वारा ब्रिक्स की स्थापना की गई, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो अब हम जानेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में। तो हमारा प्रथम उद्देश्य है, ब्रिक्स का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसमें सम्मिलित देशों की आंतरिक नीतियों का सम्मान करना। अब इसका दूसरा उद्देश्य ब्रिक्स में सम्मिलित सभी देशों में को प्राय आर्थिक सहयोग व हस्तक्षेप की नीति पर अमल करना। और तीसरा उद्देश्य है न्याय संगत व्यवहार और पारस्परिक समानता स्थापित करना तथा सभी देशों का आर्थिक विकास करना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, नई विकास बैंक, जिसे हम NDB भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसके उद्देश्यों में हम कई पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट होगा कि इसका उद्देश्य प्राय ब्रिक्स के सभी देशों व अन्य सभी विकासशील देशों को ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। और हम इसमें यह पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ब्रिक्स का उद्देश्य यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है किसी भी देश में, तो उन देशों को आर्थिक मदद प्रदान करना है और उनके पर्यावरण की देखरेख के लिए निवेश करना है। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। यह प्रश्न 6 अंक के हैं। तो हमारा पहला अभ्यास का प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की
आसियान से तुलना करें। अथवा यह प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे यूरोपीय संघ और आसियान में अंतर स्पष्ट करें। इसमें हमें यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, और आसियान की स्थापना कब हुई और उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, दोनों का वर्णन करना है। अब है दूसरा प्रश्न कि यूरोपीय संघ की स्थापना के मुख्य चरणों का वर्णन कीजिए। इसमें हमें बताना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना हुई तो उसके प्रमुख चरण कौन से थे। जैसे मार्शल योजना से इसकी स्थापना शुरू हुई, तो फिर कैसे कैसे किन किन चरणों से होकर यूरोपीय संघ का पूरा निर्माण हुआ, वो हमें बताना है। अब हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न है कि सार्क का पूर्ण रूप लिखिए। इसमें कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं, उनके नाम बताइए और इसके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसमें हमें सार्क का विस्तारित रूप लिखना है, उसमें शामिल देशों के बारे में बताना है और इसकी उपलब्धियां हमें इसमें बतानी हैं। तो यह हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ही कुछ हैं। इनका अभ्यास आप अवश्य करें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।